आप सभी का नमस्कार। एक और वीडियो बोर मॉडल से रिलेटेड, और इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस का एक पीपीटी मिलेगा। जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में बोर मॉडल से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपने देखा था, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप कुछ कॉन्सेप्ट जरूर सीखेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर हेल्पफुल होने वाले हैं नीट और जेईई के लिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, जैसे कि इस सीरीज में पहला क्वेश्चन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। आपके पास में एक हाइड्रोजन एटम है, उसका एंगुलर मोमेंटम गिवन है और ये आपकी वैल्यू है h/3.14। मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है nh/2π। ये होता है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, और क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दे रखा है h/3.14। 3.14 का मतलब पाई, ये पाई की वैल्यू है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपका पाई से पाई कैलकुलेट हो जाएगा, h से h आपका कैलकुलेट हो जाएगा, कट हो जाएगा, और यहां से आपको नंबर ऑफ सेल की वैल्यू मिलेगी सेकंड। जैसे आपको n की वैल्यू मिल गई है, अब आगे के लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आपको पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको मैंने बता रखा है, -13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू रहेगी 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n की वैल्यू रहेगी आपकी 2 का स्क्वायर। तो जैसे आपने टोटल एनर्जी की वैल्यू आपने याद भी कर रखी है और इस वजह से अपने टोटल एनर्जी इस क्वेश्चन में हमने आराम से कैलकुलेट कर ली। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। आपको मैंने एक रिलेशनशिप बताया था, ट्रिक भी बताई थी इसको याद रखने की, कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी आता है वहां पर डिवाइड बाय 2 आ जाता है। यदि आपको ये ट्रिक देखना है तो एक बार मेरा थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखें, इससे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ओके, तो आपको मैंने टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर दिया है। अब यहां से हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी 2 इंटू टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की वैल्यू ऊपर आप देख पा रहे हो, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। यहां से आपका एन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां से आएगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार अपन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -6.8, ये आपका रहेगा थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये आपका पहला क्वेश्चन है। आगे इस सीरीज में हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द स्पीसीज विच हैज फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन को 5वीं बार हमें क्या करना है, आयोनाइज करना है। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकाल के हम उसके इनफाइनाइट पर जो है उसको पहुंचा देते हैं इलेक्ट्रॉन को। एटम का जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकाल देना एटम के बाहर और उसको इनफाइनाइट तक पहुंचा देना है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक बार अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है 340 वोल्ट, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो ले लेनी है 340। बस यूनिट चेंज कर लेना, वोल्ट की जगह हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल था और हमने यहां पर निकाल दिया आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट सेल की एनर्जी या इनफाइनाइट की एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से हमें रिलीज करना है। चलो तो आओ इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 340 इक्वल टू इनफाइनाइट की एनर्जी होती है 0 माइनस फर्स्ट सेल की एनर्जी हो जाएगा -13.6 इंटू आपको यहां पर रख देना है z, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई n की वैल्यू आएगी 1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो z स्क्वायर की वैल्यू आएगी 340 डिवाइड बाई 13.6। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 25। तो z की वैल्यू जो है आपके पास में आएगी 5। यहां से आपका z आएगा वो आएगा बोरोन। अब बोरोन के आप देख पा रहे हो यहां पर 2 ऑप्शन है, एक तो आपका फर्स्ट ऑप्शन और एक आपका है सेकंड ऑप्शन। वन टाइम आयोनाइज्ड का बोरोन का मतलब ये हो गया कि जैसे बोरोन है और बोरोन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 एंड 2p1। वन टाइम आयोनाइज का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे बोरोन के 5 इलेक्ट्रॉन है, यदि आपको इसको वन टाइम आयोनाइज करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा B+ और इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। फिर आप इसको 2 टाइम आयोनाइज करोगे तो ये बन जाएगा B+2 और इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। जब आप इसको 3 टाइम आयोनाइज करोगे तो ये आपका बन जाएगा B+3 और इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। जब इसको 4 टाइम आयोनाइज करोगे तो ये आपका बन जाएगा B+4 और इसमें इलेक्ट्रॉन बचेगा आपका 1। और जब आपको फिफ्थ आयनाइजेशन करोगे, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है आपको फिफ्थ आयनाइजेशन का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन जो है 5 बार निकाल देना है। तो 5 बार इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये आपका बन जाएगा B+5 और इसमें इलेक्ट्रॉन बचेगा 0। इसका मतलब 1 2 3 4 और आपको फिफ्थ टाइम आयनाइज जब करोगे तो आपको B+4 स्पीसीज मिलेगी।
तो B+4 का मतलब यह है कि आप जब इलेक्ट्रॉन को 5 बार निकालोगे, इसका मतलब आपको यहां से आपको बोरोन लेना पड़ेगा। बोरोन का जब आप 5th आयनाइजेशन करोगे तब इसकी एनर्जी आपको मिलेगी 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस बोरोन का जब 5th आयनाइजेशन करोगे तब जाके इसका ग्राउंड स्टेट आएगा फर्स्ट सेल, जबकि हमने यहां पर फर्स्ट सेल रखा था। आयनाइजेशन एनर्जी में अपन ने ग्राउंड स्टेट यहां पर लिया था फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल लेने पर आपका आंसर आएगा 340। यदि आप वन टाइम बोरोन लेते हैं तो वन टाइम बोरोन में, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, वन टाइम बोरोन का मतलब B+, और यदि आप इसको 5 बार आयनाइजेशन कराओगे, B+ में ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो B+ का 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वन टाइम आयनाइजेशन करोगे तो कितना बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन। 2 बार आयनाइजेशन करोगे तो कितना बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। 3 बार आयनाइजेशन करने के बाद कितना बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। 4 बार आयनाइजेशन करोगे तो कितना बचेगा 0 इलेक्ट्रॉन। तो आपका 5वां आयनाइजेशन इसमें पॉसिबल है ही नहीं। B+ में 5वां आयनाइजेशन पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर आएगा बोरोन। सो इसका आंसर आएगा बोरोन। आओ पीपीटी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 photons originating from excited atom hydrogen atoms are found to have energies। आपको मैं पहले एक बात बता देना चाहूंगा कि एनर्जी जो होती है फोटोन की वो होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन 3 एनर्जी वाले यदि आपको 3 फोटोन ओरिजिनेट करने हैं तो मिनिमम कितने एटम्स आपको चाहिए होंगे। जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये जो एनर्जी होता है वो होता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे 3E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। मतलब ये कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये थर्ड सेल है, ये सेकंड सेल है और ये फर्स्ट सेल है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, इसकी एनर्जी मान लो आप E, इसकी एनर्जी मान लो आप E' और इसकी एनर्जी मान लो आप E"। तो यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी का गैप आएगा वो क्या आएगा E" माइनस E', और यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी का गैप आएगा वो आएगा आपका E' और ये आएगा आपका E। ये गैप रहेगा आपका, और यहां पर क्या रहेगा E" माइनस E'। मतलब ये डिफरेंस है ना, E" और E'। चलो इसी कड़ी में अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 photons originating from excited atomic hydrogen atoms are found to have energies of 0.66, 1.89 and 2.55 electron volt। द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स, आपको हाइड्रोजन एटम्स का मिनिमम नंबर बताना है। देखो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है ना, आपको एक मिनिमम पॉसिबिलिटी बतानी है कि कितने मिनिमम हाइड्रोजन एटम ले कि फोटोन की एनर्जी आपको इस टाइप से मिले। ठीक है, चलो मैं आपको एक बात बता देता हूं। एनर्जी जो होती है, एनर्जी या फिर अपन बात करें फ्रीक्वेंसी या फिर हम बात करें वेव नंबर, ये जो तीनों प्रॉपर्टी होती है, फिर से रिपीट करता हूं मैं, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, है ना। वेव नंबर अपन न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों जो होता है वो होता है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि एनर्जी जो होती है वो होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब आपको मिनिमम हाइड्रोजन एटम फाइंड करना है कि कितने अपन एटम लें। 1 एटम ले तो काम चल जाएगा क्या, 2 एटम ले तो काम चल जाएगा क्या, या 3 एटम ले तो काम चल जाएगा क्या। आओ चेक करते हैं। तो जैसे अपन लेते हैं 1 एटम और एक अपन लेते हैं दूसरा एटम। ठीक है, चलो दूसरा एटम की एनर्जी अपन मान लेते हैं 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी N2 सेल से N1 सेल में आया और उससे जो निकलने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी आपको मिल गई 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और वैसे ही आपका एक और सैंपल है, मतलब एक और एटम है, उस एटम में आपका इलेक्ट्रॉन जो है N2 से N1 में आया होगा और N1 से किसी और लोअर एनर्जी सेल में N में आया होगा। ठीक है, तो मान लो यहां से रिलीज होने वाला जो फोटोन है वो आपका है 0.66 मान लेते हैं अपन, और इसको मान लेते हैं 1.89। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो टोटल फोटोन की एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है कि एनर्जी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो आप इन दोनों एनर्जी को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, मतलब 0.66 और 1.89। तो यदि आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका मिलेगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एक और दूसरा आइटम है, इसमें भी अपन ने 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो अपन ने मान रखा है। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि इस फर्स्ट फोटोन की और सेकंड फोटोन की जो एनर्जी है वो तीसरे फोटोन की एनर्जी के इक्वल आ रहा है। मतलब E1 की फोटोन की एनर्जी E2 फोटोन की जो एनर्जी है वो E3 के इक्वल आ रहा है। मतलब E1 और E2 वो किसी एक ही एटम के 2 फोटोन्स हैं। ठीक है, और E3 जो है वो किसी एक एटम का फोटोन है। तो इस तरीके से E1 और E2 का जो सम है वो E3 के बराबर आ रहा है। तो E1 और E2 जो है वो किसी एक एटम की फोटोन की एनर्जी है और E3 जो है वो किसी दूसरे एटम की एनर्जी है। तो इस तरीके से आपको मिनिमम 2 एटम्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी आप ये लगाओ कि उसका आंसर 2 एटम ही आएगा।
3 एटम्स जो है वो बहुत ही कम कंडीशन में आता है। जनरली जो है वो क्वेश्चन वाला आपको ऐसी कंडीशन देगा कि एनर्जी की एडिटिव प्रॉपर्टी जो फॉलो हो जाए, E1 प्लस E2 जो है वो E3 के बराबर आ जाए। ये E1 और E2 जो है वो किसी एक ही एटम की फोटोन की एनर्जी है ना, मतलब ये पूरा एक ही एटम है और इसी के फोटोन की एनर्जी है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक बार N2 से N1 में आ गया, फिर N1 से और इसके लोअर ग्राउंड स्टेट में आ गया, लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया ना, तो इन दोनों की एनर्जी का जो सम है वो इस एनर्जी के इक्वल आ रहा है 2.55, और ये सेकंड्स एटम के 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आने के कारण हम इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे 2 एटम्स। ऐसे क्वेश्चन में जनरली 2 एटम ही आंसर जाया करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये दोनों जो फोटोन है वो किसी एक ही एटम के दो अलग अलग हायर एनर्जी स्टेट्स आते हुए फोटोन की एनर्जी का सम है। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट, है ना, आपको एक्साइटेड स्टेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताना है हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं, किसी भी एटम से रिलेटेड 2 स्टेट आपको ध्यान रखना है, एक तो होती है ग्राउंड स्टेट और दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन नेचुरल रूप से जिस सेल में पाया जाता है वो होता है ग्राउंड स्टेट, नेचुरल स्टेट, है ना, न्यूट्रल स्टेट। और एक्साइटेड का मतलब जब इलेक्ट्रॉन को अपन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में या लोअर एनर्जी से जब अपन हायर एनर्जी में जंप करवा देते हैं तो फिर वो ग्राउंड स्टेट नहीं कहलाता, है ना। तो एक्साइटेड का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन को अपन ने ग्राउंड स्टेट से अपन ने कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी और इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से अपने हायर एनर्जी सेल में चला जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन सेकेंड या थर्ड या इससे ऊपर वाले किसी भी सेल में चला जाएगा। तो आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो बताना है, मतलब इन 4 ऑप्शंस को देखते हुए सोल्व करना है। तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी आपको हाइड्रोजन की सबसे फर्स्ट सेल, सबसे ग्राउंड स्टेट की जो सेल है वो, सेकंड सेल और थर्ड सेल की टोटल एनर्जी तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी आपको दिया है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का, उसमें मैंने आपको फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल के लिए या कुछ और भी रिलेटेड सेल्स के लिए टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके समझाया है। आप उसको एक बार जरूर देखें, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो, तो आप देखें टोटल एनर्जी अगर अपन फर्स्ट सेल की देखें तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हालांकि आपको इस क्वेश्चन में जवाब ये नहीं देना है फर्स्ट सेल, है ना, तो फर्स्ट सेल का तो आपको टोटल एनर्जी जो है वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अपन एक बार पोटेंशियल एनर्जी देख तो ले कि आती कितनी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो अपन इसको कैलकुलेट करें 2 और टोटल एनर्जी आएगी -13.6। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा -27.2। ठीक है, -27.2 ये आई है बेटा आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, और हमें ग्राउंड स्टेट की नहीं बतानी, हमें बतानी एक्साइटेड स्टेट की। तो ये -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड सेल की एनर्जी अपन देखते हैं, ये आएगा -13.6 इंटू क्या आएगा जेड इसका स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो यदि अपन पोटेंशियल एनर्जी देखें तो ये आएगी आपकी 2 -13.6 डिवाइड बाई 4। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट है, लेकिन इसके बाद जितने भी होते हैं वो सारी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट। तो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मेरे को नजर आ रहा है, ये इसका आंसर है सी ऑप्शन। लेकिन फिर भी एक बार और आगे चेक कर लेते हैं, इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता, है ना। आप देखो सीधा -27.2 से पोटेंशियल एनर्जी आ गई 6.8, तो इसके बीच में 13.6 तो आई नहीं, तो 13.6 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एक बार फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, टोटल एनर्जी जो है वो निकालते हैं थर्ड सेल के लिए 13.6 इंटू क्या आएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, पहले तो मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल देता हूं 2, और जब आप इस टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा -1.51। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.02 आएगा, ना कि -3.4। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर टोटल एनर्जी जो आएगी वो आएगी -1.51 और पोटेंशियल एनर्जी आएगी -3.02। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन भी जो है इसका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगली कड़ी में एक और क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हमें बात करनी है लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होता है, फर्स्ट सेल की जब लास्ट लाइन जो है वो इनफाइनाइट से आती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से अपन इसकी निकालते हैं सबसे पहले वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये आपका 1/इनफाइनाइट कितना आ जाएगा 0। तो यहां से 1/λ आएगा हाइड्रोजन एटम के लिए, ये आपको मिलेगा R के बराबर। ठीक है, और अपने को अब यहां पर दे रहा है फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो बताना है, वो भी फोटोन की, है ना, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। जब ये लाइमन सीरीज और ये वार्मर सीरीज वगैरह बोले तो ये फोटोन के बारे में बात करता है, ये वेवलेंथ जो है वो फोटोन के लिए होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर C/λ। तो 1/λ की वैल्यू क्या है R, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा आपका C × R।
तो ये हो जाएगा आपका कंडीशन नंबर 1 यहां तक की, और इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे F1। ठीक है, चलो आगे कड़ी में देखो, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस के लिए अब अपन कैलकुलेट करते हैं 1 अपॉन लेमडा बराबर आर, जेड का स्क्वायर क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन लाइमन बोल रहा है तो 1 का स्क्वायर माइनस लास्ट लाइन बोल रहा है, तो लास्ट लाइन हमेशा कहां से आएगी, इन्फाइनाइट से। एक बार फिर से बता देता हूं, 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या रहेगा 0, तो ये आपका आ जाएगा 4r, है ना, क्या आएगा 4r। तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा आपका c इंटू 1 अपॉन लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, ये आ गई आपके पास में 4r। तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी c इंटू 4r। तो यहां से हमारे पास में F2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर अपन तीसरी कंडीशन में करते हैं 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू r और 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हीलियम प्लस बोला है, तो 2 का स्क्वायर 1 अपॉन बामर सीरीज बोला है, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू लेंगे 2 का स्क्वायर, लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिट का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4r डिवाइड बाई 4 से 4 यहाँ पर कट आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी r। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू। तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा c इंटू 1 अपॉन लेमडा, तो c इंटू 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू हमारे पास में ar, तो c इंटू r ये आ गई अपने पास में फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी को हम मान लेंगे F3। अब अपन ऑप्शन नंबर पहले अपन सॉल्व करते हैं थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, F1 और F2 के बीच में रिलेशनशिप है ना, तो F2 क्या हो जाएगा c इंटू 4r, है ना, और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी c इंटू r, तो c इंटू r और c इंटू r कट आउट हो जाएगा, तो F2 बराबर क्या आएगा 4f1। तो F2 और 4f1 जो है ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अपन करते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी, F1 और F3। आप देख पा रहे हो ये रहा इसका F1 c इंटू r और ये रहा आपका F3 c इंटू r, तो दोनों की वैल्यू क्या है सेम, तो बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। अब अपन करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, तो F1 प्लस F3, ये रहा F1 c इंटू r और ये रहा आपका F3 c इंटू r, दोनों को क्या करना है हमें ऐड, F1 प्लस F3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो CR प्लस CR आएगा 2CR, और 2CR इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 4CR, तो ये 4CR जो है ये आ जाएगा आपका F2 के इक्वल, तो ये रिलेशनशिप भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम इज 16 वोल्ट। आपको एटम का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आयनाइजेशन का मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल मतलब ग्राउंड स्टेट से जब अपन इलेक्ट्रॉन को निकाल के इनफाइनाइट पर भेज देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल एटम से सेपरेट कर दिया, बिल्कुल बाहर निकाल दिया और ग्राउंड स्टेट से हमने उसको पहुंचा दिया इनफाइनाइट पे, तो रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और आपको पूछा है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, मतलब पहले अपन एनर्जी निकाल लेंगे ना, एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जो भी वैल्यू आएगी उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दिया जाता है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह अपन वोल्टेज लिख देंगे, वैल्यू वही रहेगी, यूनिट चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, वैसे ही आयनाइजेशन पोटेंशियल है, पोटेंशियल वोल्ट में दे रखा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा 16, और वोल्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब पोटेंशियल पूछे तो आपको वोल्ट लिखना है, और एनर्जी बोले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना है ना, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि पोटेंशियल बोल दिया या एनर्जी बोल दिया, तो वैल्यू वही रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, है ना, यूनिट चेंज हो जाएगी। चलो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है मैं आपको पहले बता देता हूं। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट टाइम एक्साइट कर दिया जाता है, मतलब एक बार एक्साइट कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने सेकंड सेल में पहुंच जाता है, अपने हायर एनर्जी सेल सेकंड सेल में पहुंच जाता है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन। एक और एग्जांपल लेता हूं, यदि इलेक्ट्रॉन को सेकंड टाइम एक्साइट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को 2 बार एक्साइट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन को 2 बार एक्साइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 बार एक्साइट करने के बाद इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है थर्ड सेल में। ऐसे ही यदि आपको बोले थर्ड एक्साइटेशन, तो थर्ड एक्साइटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेशन में कहां पहुंच जाएगा, फोर्थ सेल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब एक बार एक्साइट किया, सेकंड एक्साइटेशन मतलब 2 बार एक्साइट किया तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड सेल में पहुंच जाएगा, और थर्ड एक्साइटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन 3 बार एक्साइट किया गया जिससे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फोर्थ सेल में पहुंच जाएगा। चलो अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो रख देंगे अपन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक्साइटेशन एनर्जी जो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। आओ कैलकुलेट करते हैं अपन। इनफाइनाइट की एनर्जी क्या लेते हैं अपन 0 माइनस फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या हो जाएगा माइनस 13.6 मतलब ई नोट मान लो इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट सेल का होल स्क्वायर। अभी आपको बताया था ना ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट, इसको अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलो अब E2 की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर, और ये आपके सामने आएगा 2 का स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू क्या हो जाएगा ई नॉट इंटू जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, है ना, ग्राउंड स्टेट। चलो तो यहां से जेड स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, फिलहाल अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 16 अपॉन एक्साइटेशन एनर्जी को अपन मान लेते हैं एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर को जो है वो मैं लिख दूंगा आगे, और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका ई नॉट इंटू
जेड स्क्वायर अपॉन 4 को लिख दूंगा मैं पीछे। ई नॉट जेड स्क्वायर और ई नॉट जेड स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, ई नॉट जेड स्क्वायर से ई नॉट जेड स्क्वायर कट जाएगा, तो ये अंदर क्या बचेगा, यहां पर नीचे 1 माइनस 1/4, कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा 1/3/4, ठीक है, 4 जाएगा ऊपर, तो 16 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 4 जाएगा ऊपर, तो 4/3, 4 से ये 16 कटेगा 4, तो यहां से एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि आपको पोटेंशियल पूछा है तो आंसर ये रहेगा, लेकिन पोटेंशियल में जो है फिर अपन इसको क्या लिख देंगे, 12 वोल्ट, इसलिए इसका आंसर आएगा 12 वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, रेशियो आपको बताना है एरिया का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड सेल का एरिया डिवाइड बाय फर्स्ट सेल का एरिया, इसका हम लेंगे बेटा रेशियो। तो एरिया का फॉर्मूला आपको लिख देना है पाई आर स्क्वायर, पाई सेकंड सेल का रेडियस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पाई और फर्स्ट सेल की रेडियस का होल स्क्वायर, यहां से पाई कट हो जाएगा, है ना। तो एरिया का जो रेशियो आएगा A2/A1, R1 की जो वैल्यू है और R2 की जो वैल्यू वो अपन पुट कर देंगे कुछ इस तरीके से, है ना, और इसका होल अपन जो है यहां पर स्क्वायर के फॉर्म में ले लेंगे। अब R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.53 एंगस्ट्रम, इसको शॉर्ट में क्या लिख लो, R0, इनटू क्या हो जाएगा n स्क्वायर, n क्या है सेकंड ऑर्बिट, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन z आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है तो आप z की जगह z लिख दो। फिर यहां पर नीचे क्या हो जाएगा 0.53, इसको शॉर्ट में क्या लिख दो, R0, और फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन यहां पर क्या लिख देंगे z, ठीक है, z से z यहां से कट जाएगा, R0 से R0 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर यहां पर क्या आएगा 4/1, और 4/1 का भी एक बार फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। बच्चे जल्दबाजी में यहां पर ये वाला जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर को सोल्व करना भूल जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, बच्चे जो है वो 2 का स्क्वायर और बड़े इतने जल्दबाजी में रहते हैं, हड़बड़ाहट में आंसर जो है किया हुआ क्वेश्चन, सोल्व किया हुआ क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है ना। सीधा बच्चे 4/1 या इस तरीके से, यदि 4/1 ऑप्शन में होता तो बच्चे उसको टिक कर जाते हैं, ठीक है। खैर फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 16:1। इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो आपको ये सेकंड वाला जो स्क्वायर है इसको जरूर सोल्व करना है, इसको भूलना नहीं है ना। तो 16:1 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक बार फिर से पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप पोटेंशियल को एनर्जी मान सकते हो, लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगी ना, जैसे अभी अपन ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बताना है ना। तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को जब ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक पहुंचा दिया जाए तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक पहुंचा दिया जाए इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट की एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल की एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी बराबर आ जाएगा 0 माइनस 13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए बोला है तो z का स्क्वायर अपॉन ये यहां पर ग्राउंड स्टेट आपका फर्स्ट है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहां से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू आएगी E0, ठीक है, मतलब 13.6 ये वैल्यू आएगी आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी सोल्व करते हैं एक बार। काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले आप निकाल दो टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में ये वाला रिलेशन होता है, ये मैं आपके सामने लिख देता हूं। टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, माइनस 13.6 इंटू आपको क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेशनरी सेल, वो भी किसका, हाइड्रोजन का, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर। और फर्स्ट स्टेशनरी का मतलब फर्स्ट सेल की बात कर रहा है, स्टेशनरी का मतलब वो उसके फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं ना, रुका हुआ सेल मतलब फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं वो, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सेल का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा टोटल एनर्जी, और रिलेशन क्या होता है, टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट होकर क्या आएगी, आपकी आएगी E0 के इक्वल। तो यहां पर जब आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी E0 के बराबर आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है, मतलब आपको सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी को सोल्व करना है, इसके बाद टोटल एनर्जी को रिलेट करते हुए काइनेटिक एनर्जी को सोल्व करके फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल मिल जाएगी, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं, आयनाइजेशन यदि एनर्जी की बात करें किसी भी एटम के लिए तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आती है उस एटम के लिए, ठीक है ना। जिस एटम की बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, उसी एटम की काइनेटिक एनर्जी के बराबर मिल जाएगा आपको आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज, इस चीज को आप ध्यान रखना, ओके। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन है, मिनिमम फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज का आपको बताना है रेशियो। आपको फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताना है, मैं आपको ये बता देता हूं, आप पहले वेवलेंथ का रेशियो निकाल दो तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं 1/λ4 किसके लिए, लाइमन के लिए, और ये आ जाएगा 1/λ और वो किसके लिए आपका आ जाएगा, बामर के लिए, ठीक है। 1/λ और 1/λ यहां पर कुछ बोलना नहीं है, तो सेम एटम के लिए बात करनी है हमें, तो ये हो जाएगा r z स्क्वायर, नीचे भी क्या लिख दूंगा मैं यहां पर r, और ये हो जाएगा z स्क्वायर,
1/n1²। लाइमन मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट सेल में आ रहा है, वैसे ही बामर मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड सेल में आ रहा है। ठीक है, 1 अब यहां पर अपन वैल्यू रखेंगे, सोच समझ के ये वैल्यू पुट करना है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, एनर्जी का जो गैप है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, एनर्जी का गैप डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। खैर फिलहाल बात करें लाइमन, ये लाइमन, तो लाइमन के पास में कौन सा होता है, सेकंड सेल, सेकंड के बाद कौन सा होता है, थर्ड सेल, थर्ड सेल के बाद फोर्थ सेल, फोर्थ सेल के बाद ऐसे बढ़ते जाओगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल और लास्ट में आएगा इनफाइनाइट। फर्स्ट सेल से इनफाइनाइट की जो एनर्जी का गैप आता है वो कितना आता है, 13.6। आपको लाइमन के रेस्पेक्ट में जवाब देना है। तो ये फर्स्ट सेल से इनफाइनाइट की एनर्जी आएगी 13.6 और फर्स्ट सेल से सेकंड सेल की जो गैप आता है वो आता है 10.2। तो आप देख पा रहे हो एनर्जी का जो गैप है वो सबसे ज्यादा कहां आएगा, फर्स्ट से इनफाइनाइट। एनर्जी का गैप ज्यादा आएगा तो फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट आएगी, जबकि वेवलेंथ क्या आएगा, लोवेस्ट आएगा। जब भी आपको वेवलेंथ वाले क्वेश्चन आते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, लाइमन के रेस्पेक्ट में 1 से इनफाइनाइट की जो एनर्जी का गैप होता है वो आता है मैक्सिमम, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी, मैक्सिमम, और वेवलेंथ क्या आएगी, शॉर्टेस्ट। फिलहाल आपको बात बतानी है, वेवलेंथ तो लेनी है छोटी और फ्रीक्वेंसी, सॉरी, वेवलेंथ तो लेनी है लॉन्गेस्ट और फ्रीक्वेंसी लेनी है आपको मिनिमम। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम के लिए आपका एनर्जी गैप जो है वो भी मिनिमम होना चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा फर्स्ट से सेकंड सेल। तो यहां पर आपको यहां पर सेकंड सेल की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही बामर के रेस्पेक्ट में बात करें, ये बामर के ऊपर कौन सा होता है, पार्शियल, और सबसे ऊपर कौन सा होता है, इनफाइनाइट। मतलब एक तो नजदीक वाले सेल का कंपेयर करना है और एक सबसे दूर वाले सेल का कंपेयर करना है। तो सबसे दूर वाले सेल का कंपेयर करोगे तो वहां पर एनर्जी गैप ज्यादा आएगा, और नजदीक वाले सेल का यदि बात करोगे तो एनर्जी गैप कम आएगा। एनर्जी गैप कम आएगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम आएगा, और हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, तो आपको यहां पर सेकंड के ऊपर जो है वो किसकी बात करनी है, थर्ड सेल की। यहां पर बच्चे के दिमाग में एक और क्वेश्चन डाउट आता है दिमाग में कि सर सेकंड सेल के रेस्पेक्ट में इसका अपन फर्स्ट सेल क्यों नहीं अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा अपने हायर एनर्जी सेल से आता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम का टाइप होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का टाइप नहीं होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम जैसा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलवेज हायर से लोअर एनर्जी में आता है। ठीक है, चलो फिलहाल अपन इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये आएगा लेमड़ा बामर डिवाइड बाई लेमड़ा लाइमन, आर जेड स्क्वायर से आर जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आएगा 1 माइनस 1/4 डिवाइड बाई 1/4 माइनस 1/9। कैलकुलेट करने पर ये आपका आ जाएगा 3/4 और ये आपका आ जाएगा 36, 9 माइनस 4 ये आएगा 5। तो ये आ जाएगा लेमड़ा बामर और लेमड़ा लाइमन, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 36 डिवाइड बाई 5। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से, तो ये आ जाएगा आपका 27 डिवाइड बाई 5। तो ये आपका आ जाएगा लेमड़ा बामर और लेमड़ा लाइमन का रेशियो, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन और फ्रीक्वेंसी ऑफ बामर का रेशियो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 5.4, इसका आंसर आएगा 5.4। तो आपको फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा लाइमन और बामर के बीच में, तो ये रहा लाइमन और ये रहा बामर, इसका रेशियो जो आएगा वो आएगा 27:5। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। एक बार जरूर आपको वापस रिपीट करना है, इस क्वेश्चन को समझना है कि लाइमन की मैक्सिमम एनर्जी जो है वो होती है हमेशा इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में, और मिनिमम जो एनर्जी होती है वो होती है नेबर सेल के रेस्पेक्ट में। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं यहां पर कि जो मैक्सिमम एनर्जी आती है लाइमन की वो आएगी फर्स्ट से इनफाइनाइट की, और जो मिनिमम एनर्जी जो आती है वो आती है फर्स्ट से सेकंड सेल की। वैसे ही बामर की बात करूं तो सेकंड से इनफाइनाइट की जो है वो आएगी मैक्सिमम एनर्जी, और सेकंड से जो थर्ड सेल है वो आएगी मिनिमम एनर्जी। पार्शियन की बात करूं तो थर्ड से वो आएगी इनफाइनाइट तक की आएगी मैक्सिमम एनर्जी, ये एनर्जी की बात चल रही है, और मिनिमम एनर्जी क्या आएगी 3 से फोर्थ सेल, नेबर सेल कौन सा है, फोर्थ सेल। हमेशा हायर एनर्जी सेल को हमेशा देखना है, कंपेयर करना है, लोअर एनर्जी सेल को मत देखना, 3 से कहीं 2 मत देख लेना, 3 से जस्ट ऊपर वाला सेल देखना है, फोर्थ सेल। ओके, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट कर लेना है ना। फिलहाल अपन एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडाई r एंड 4r। आपको सबसे पहले R1 और R2 की जो वैल्यू है इसका रेशियो ले लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो पूछा है। तो R1 आपको दिया है R और यहां पर R2 दिया है आपको 4R। क्यों ना एक बार मैं आपका रेडियस का फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, तो थोड़ा क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा, है ना। तो ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम R नोट इंटू क्या आएगा n स्क्वायर, है ना, n1 स्क्वायर डिवाइड बाई z। वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा R नोट n2 स्क्वायर डिवाइड बाई, सेम एटम की बात करनी है तो यहां से z कट जाएगा, r नोट से r नोट कट जाएगा, r से r कट जाएगा, है ना। तो यहां से आपका मिलेगा 1/4 n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, या फिर n1/n2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका n1/n2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/4 का अंडर रूट, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2।
N1 बाई N2 आपको मिल चुका है। टाइम पीरियड का रिलेशन आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड का रिलेशन होता है n³ अपॉन z स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका T1 अपॉन T2 बराबर क्या आएगा आपका N1 अपॉन N2 की पावर क्यूब। सेम एटम है इसलिए z का रिलेशन हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, सेम एटम की बात कर रहे हैं, इन एन एटम मतलब सेम एटम। अब आपके सामने N1 और N2 की जो रेशियो है वो आपके सामने आ चुका है। तो ये N1 और N2 का रेशियो कितना है कर लेते हैं। तो N1 बाई N2 की वैल्यू है अपने पास में 1/2 और 1/2 की पावर क्यूब कितना जाएगा 1/8। तो रिवॉल्यूशन जो टाइम पीरियड का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/8, है ना। 1/8 का मतलब इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 200 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक अवे एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोवेस्ट एनर्जी। लोवेस्ट एनर्जी हमेशा कहां होती है, फर्स्ट सेल में। इनफाइनाइट तक पहुंचाया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट तक पहुंचाया जा रहा है फर्स्ट सेल से। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अवे एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड सेल टू इनफाइनाइट, मतलब इलेक्ट्रॉन को फिर से इनफाइनाइट तक पहुंचाना, लेकिन इस बार सेकंड सेल से, ठीक है। तो ई इनफाइनाइट की जो एनर्जी है, ई इनफाइनाइट माइनस E1 की जो एनर्जी है, मतलब E1 से इनफाइनाइट तक पहुंचाने की जो एनर्जी वैल्यू दी है ये दिया आपको 200, और ई इनफाइनाइट माइनस E2 की जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आस्किंग है। अब ई इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। ई इनफाइनाइट की एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, 0 माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस E0 इंटू आपका z जो है वो यहां पर आप पुट कर दो z स्क्वायर अपॉन ये आएगा 1 का स्क्वायर। वैसे ही यहां पर E2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस E0 इंटू क्या आएगा z स्क्वायर अपॉन, और यहां पर E2 मतलब नंबर ऑफ सेल लेना है 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 200 अपॉन x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, E0 इंटू क्या हो जाएगा z स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आएगा, E0 इंटू क्या आ जाएगा z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 बराबर क्या आएगा 200 अपॉन x। E0 z स्क्वायर से E0 z स्क्वायर जब कट आउट होगा तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जब आप रेशियो लेके करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने, अज्यूम 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है, वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है, तीनों कंडीशन में वेवलेंथ आपको फाइंड कर लेनी है ना। 1 अपॉन लेमडा ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी r, z कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, n2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका r, और ये आएगा 1 माइनस 1/4। तो 1 अपॉन लेमडा ए की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपका r इंटू 3/4, या फिर जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 अपॉन 3r। अब अपन निकालते हैं लेमडा बी, है ना, लेमडा बी की वैल्यू निकालते हैं 1 अपॉन लेमडा बी इक्वल टू क्या आ जाएगा r 1 का स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर आपको लेना है 2 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर आएगा आपका 3 का स्क्वायर। कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा r 1/4 माइनस 1/9। तो 1 अपॉन लेमडा बी इक्वल टू क्या आएगा r, नीचे एलसीएम ले लेंगे 36 और ऊपर आ जाएगा आपका 9 माइनस 4। जब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो r इंटू कितना हो जाएगा 5/36, और लेमडा बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके सामने 36 डिवाइड बाई 5r। तो यहाँ पर 36/5 को थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है ना, 36/5 ऑलमोस्ट 7 के आसपास आएगा। फिर इसके अपन बाद में निकालते हैं 1 अपॉन लेमडा सी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा r n1 स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर। z आपका 1 लिया है ना हाइड्रोजन आइटम के लिए, तो ये आ जाएगा r 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16, तो ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 9 और ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9, ये आ जाएगा 7r। तो यहां से लेमडा सी की जो वैल्यू आएगी वो आपके सामने आएगा 16 इंटू 9 डिवाइड बाई क्या आएगा 7, और ये आपका आएगा r। ऑलमोस्ट यहां से आपका कट आउट हो गया, ये आएगा 2 और 9 2 आपका रहेगा ऑलमोस्ट 18 के आसपास, ऑलमोस्ट 18 के आसपास। तो आप देखो 36/5 ऑलमोस्ट आपका आएगा 7 के आसपास, है ना, 7/r, और ये आपका रहेगा ऑलमोस्ट 1.33 के आसपास। तो 1 अपॉन r सब में कॉमन है। आपको पूछा गया है मैक्सिमम वेवलेंथ, और मैक्सिमम वेवलेंथ जो आएगी वो आएगी थर्ड कंडीशन में लेमडा सी। तो इस कंडीशन में वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम रहेगी। तो इसका आंसर एक तो मैक्सिमम वेवलेंथ ए ऑप्शन में दिया है और एक आपको दिया है डी ऑप्शन में, ठीक है। चलो अब आपको पूछा है रेडियस में चेंज, तो फर्स्ट सेल की जो रेडियस हो जाएगी r1 वो कितना हो जाएगा r0 इंटू क्या हो जाएगा n का स्क्वायर डिवाइड बाई z। z आपका क्या लेना है 1, हाइड्रोजन के लिए 1 लेना है, और वैसे ही n2 के लिए आपको रेडियस निकालना है r2, और ये कितना हो जाएगा r0, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर,
तो ये आपका आ जाएगा 4R0। अब 4R0 और R0 का जो गैप होता है, चेंज बोला है ना, आपको चेंज बोल रहा है, तो डेल्टा R आपको निकालना है। तो डेल्टा R कितना हो जाएगा 4R0 और R0 का जो गैप आएगा वो आएगा 3R0। ठीक है, आपको मिनिमम चेंज बताना है। मिनिमम चेंज मेरे हिसाब से ए में आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। अब यहां पर R2 की वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाएगा R0 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये आपके सामने आएगा 4R0। ठीक है, और वैसे अब यहां पर आएगा R3, मतलब n बराबर 3 के लिए R3 निकाल रहा हूं मैं, तो R0 इंटू n की वैल्यू आपको रखना है 3 का स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट होकर आएगा बेटा आपका 9R0। 9R0 माइनस 4R0 ये आएगा 5R0। आप देख पा रहे हो जैसे कि मिनिमम जो आपका रेडियस का चेंज आएगा वो आपका फर्स्ट में आएगा। R3 की वैल्यू थर्ड में देखते हैं अपन R0, और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 9R0। और आपको R4 के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा R0 इंटू क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 16R0। 16R0 और 9R0 का जो गैप आएगा वो आएगा 7R0। तो आपको पूछा मिनिमम चेंज, तो मिनिमम जो चेंज आएगा वो आपका आएगा ए कंडीशन में, सो आंसर विल बी ए ऑप्शन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मैक्सिमम लाइमन फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम ब्रैकेट फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन से आपके पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल, जैसे अपन बात करते हैं लाइमन मतलब फर्स्ट, इसके बाहर क्या होता है सेकंड, और सबसे बाहर क्या होता है इनफाइनाइट। तो जो मैक्सिमम एनर्जी का जो गैप आता है ना, वो आता है इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में। अगर एनर्जी का गैप मैक्सिमम आएगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी मैक्सिमम। तो आपको लाइमन की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब आपको क्या लेना है, इनफाइनाइट और 1 का जो है वो उसका ट्रांजिशन लेना है। वैसे ही ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा फोर्थ सेल। अब फोर्थ के आगे क्या आता है 5, और 5 के आगे 6, और 6 के आगे सबसे लास्ट में क्या आएगा इनफाइनाइट। तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप का आएगा आपका इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में आएगा। एनर्जी गैप ज्यादा आएगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी ज्यादा। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी, आपको हमेशा जो है ना वो फ्रीक्वेंसी को एनर्जी गैप से रिलेट करना है ना। तो एक तो आपको सबसे लोवेस्ट सेल देखना है 4 के रेस्पेक्ट में, सबसे लोवेस्ट मतलब 4 के सबसे नजदीक सेल कौन सी है 5, हायर एनर्जेटिक सेल देखनी है आपको 5। अब 5, 6, 7 ऐसे सबसे लास्ट वाली सेल कौन सी आएगी इनफाइनाइट। तो अब इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में हमेशा इनफाइनाइट पर एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम, तो इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में एनर्जी गैप मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम ब्रैकेट फ्रीक्वेंसी को भी आपको यहां पर क्या लेना है इनफाइनाइट से 4 का ट्रांजिशन लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। एक बार फिर से बता देता हूं, आपको वेवलेंथ का रेशियो निकालना है पहले लाइमन के लिए, और यहां पर क्या जाएगा वेवलेंथ का जो रेशियो आएगा वो आपका आएगा ब्रैकेट के लिए। कैलकुलेट कर देते हैं अपन। जब आपको z कुछ भी ना बोले तो आपको सेम एटम के लिए कंडीशन माननी है, तो ये हो जाएगा R(Z²) 1/, अब यहाँ पर लाइमन बोल रहा है तो आपको क्या लेना है 1 का स्क्वायर माइनस 1/, इनफाइनाइट का स्क्वायर। वैसे ही ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा 1/, ये आपका ब्रैकेट मतलब 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 1/, इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो 1/, इनफाइनाइट क्या होता है ऑलवेज 0 होता है, ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ से सोल्व आउट होकर ये आपका वैल्यू मिलेगा लेमडा ब्रैकेट डिवाइड बाई लेमडा लाइमन। इट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1/16। तो ये आपका आ जाएगा 16/1। ये आया वेवलेंथ का रेशियो। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ बामर। बिकॉज आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो वेवलेंथ का रेशियो आया फ्रीक्वेंसी का रेशियो उल्टा जाएगा, तो ये आएगा 16:1। तो इसका आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे एक और क्वेश्चन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है ना, पोटेंशियल आपको दिया है 960 वोल्ट। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 960, वैल्यू ये रहेगी, बस यूनिट चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको निकालना है विच सेल एनर्जी इज -60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए बताना है कि कौन से सेल की एनर्जी -60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको कोई एक वैल्यू गिवन और दूसरे सेल की एनर्जी या कोई अदर एनर्जी आपको पूछे, तो हमेशा इन दोनों एनर्जी का आपस में आप रेशियो कर लो, तो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सोल्व हो जाएगा, है ना। तो ये एन सेल की एनर्जी डिवाइड बाई क्या करता है आयनाइजेशन एनर्जी, और एन सेल की एनर्जी का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं माइनस E0 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट की एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट सेल की एनर्जी। ठीक है, अब nth सेल की एनर्जी जो है वो कितना आएगा -60 डिवाइड बाई आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपको दिया है 960 इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू आपका कैलकुलेट होके क्या आएगा -E0 अपॉन एन स्क्वायर, और इनफाइनाइट की एनर्जी क्या होती है 0 माइनस फर्स्ट सेल की एनर्जी आपको यहां पर लिख देना है -E0 इंटू हाइड्रोजन के लिए आपका Z हो जाएगा 1, और N की वैल्यू भी क्या हो जाएगा फर्स्ट सेल, जैसे यहां पे लिखा है ना फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल का स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -E0 अपॉन एन स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस E0 से E0 यहां पे कट हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका यहां से कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 960 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर।
तो एन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आपके सामने आ जाएगी 960/60। 0 से 0 आपका यहां पर कट हो जाएगा और एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 और यहां से एन की वैल्यू आएगी आपकी 4, जो कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ सेल पूछा है। तो यहां पर नंबर ऑफ सेल आपका 4 सेल आएगा, 4 सेल की एनर्जी क्या आएगी -60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 सेल। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। देखो इस क्वेश्चन को समझना, आपको दिया एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड सेल में एक्साइट कर दिया है और रिलेट करना है अपने को आयनाइजेशन एनर्जी से। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो और आपके सामने क्वेश्चन में 2 तरह की एनर्जी डिस्कस कर रखी हो, तो दोनों को एक दूसरे के साथ अपन क्वेश्चन में रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा जल्दी आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी और डिवाइड बाई क्या कर देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। इससे आपका एक्साइटेशन एनर्जी का आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है फर्स्ट सेल से, तो E2 - E1। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आपको मैंने बता दिया कि जब फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट तक पहुंचा दिया जाता है, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो इनफाइनाइट सेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट सेल की एनर्जी, तो ये आपके सामने आएगा -E0 इंटू Z² एन स्क्वायर, एन आपको ले लेना यहां से 2 माइनस E0 इंटू क्या हो जाएगा Z² ये हो जाएगा आपका 1² डिवाइड बाई इनफाइनाइट की एनर्जी आपको लेना है 0 माइनस, और ये आपका आएगा -E0 इंटू Z² 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्साइटेशन एनर्जी जो है आपको कैलकुलेट करना है आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा आपका -E0, ये प्लस E0 को आगे ले लो, तो ये आ जाएगा E0 Z² माइनस E0 Z² 4 डिवाइड बाई क्या आएगा आपका E0 Z² ऊपर जो है कॉमन आके कट जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा -1 1/4। तो एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो आपका आ जाएगा 3/4 ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी की 3/4 होगी, मतलब फर्स्ट आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे और कोई क्वेश्चन आ जाए सेकंड सेल से थर्ड सेल या थर्ड सेल से फोर्थ सेल, तो उसको भी आप ऐसे करोगे रेशियो के फॉर्म में, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पर रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, आपको ध्यान रखना है। और उसकी एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है -13.6 इंटू क्या आएगा Z²/n²। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज तो तब होगी ना जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट सेल में जाएगा या सेकंड से थर्ड सेल में जाएगा, तभी तो एनर्जी चेंज होगी, तभी तो वो या तो क्या करेगा एनर्जी को रिलीज करेगा या एनर्जी को गेन करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट पाथ पे घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए इसका आंसर आएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना। देखो नंबर ऑफ सेल जो है वो पहले ऑप्शन में सेम है 2s 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 2s, ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल सेम है, तो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा -E0 इंटू क्या हो जाएगा Z²/n²। तो n जो है वो सेम है 2s 2s, तो आपको ये ध्यान रखना है कि z की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि आगे नेगेटिव है, ये आपको इस रिलेशन को फॉलो करना है। ठीक है, तो z की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, तो इस अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू बोर। ठीक, सेकंड हाइड्रोजन, यदि अपन बात करें हाइड्रोजन की बोर के अकॉर्डिंग, तो बोर जो है वो सब सेल की बात करता ही नहीं है, बोर हमेशा सिर्फ सेल की बात करता है। सब सेल के बारे में तो किसने बताया था, सोमरफेल्ड ने, सेल के बारे में बताया था बोर ने। तो बोर के अकॉर्डिंग सिर्फ सेल देखना है, मतलब ये आपको जानबूझ के क्वेश्चन वाला ये सब सेल देगा एस पी, आपको ये सब सेल नहीं देखना है, आपको सिर्फ सेल देखना है। ये सेकंड सेल, ये सेकंड सेल, दोनों सेल सेम है। यदि नंबर ऑफ सेल सेम होगा तो उसकी एनर्जी भी सेम होगी। सब सेल के बारे में नील्स बोर ने नहीं बताया था। ऐसे आप देख भी पा रहे हो 4s 4p 4d और 4f चारों की एनर्जी सेम होगी, क्योंकि आपको s बोलने में तो ये क्या बोला अपने 4s 4p, लेकिन नील्स बोर ने s और p के बारे में बताया नहीं था ना, उसको तो सब सेल के बारे में पता ही नहीं था। तो यहां पर s p d और f को नहीं देखना है, सिर्फ सेल देखना है। यदि नंबर ऑफ सेल सेम है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और जैसे कि आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, इसलिए फोर्थ सेल की एनर्जी थर्ड सेल से ज्यादा है, थर्ड की एनर्जी सेकंड से ज्यादा है और सेकंड की एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा है। तो फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, और थर्ड वाला चेक कर लेते हैं अपन। रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इज एक्सप्रेस्ड फॉर हाइड्रोजन, मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है हाइड्रोजन के लिए। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या आता है, रेडियस का फॉर्मूला आता है 52.9 पिकोमीटर इंटू क्या आएगा n² 1 का स्क्वायर अपॉन z। तो ये आपका बिल्कुल सही कह रहा है, तो आपका रेडियस 52.9 पिकोमीटर ही मिलेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। तो
क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल ऑफ हाइड्रोजन। देखो इस बार फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की पूछी गई है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, अभी अपन ने ऊपर लाइमन के, ब्रैकेट के और बामर के जो क्वेश्चन किए थे, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, वो आपके फोटोन के क्वेश्चंस थे। जब फोटोन का क्वेश्चन बोले तब आपको 1/λ का कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपन, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, बट ये क्वेश्चन आपको फोटोन के लिए नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो आता है ना, वो आता है आपका z²/n³ का। टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। आपको फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ध्यान रखना है, टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। एक बार फिर से कह देता हूं कि आपको टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला लगाना है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, n³/z²। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, z²/n³। तो ये रिलेशन आपको कहीं पर मेंशन कर लेना है। इलेक्ट्रॉन के लिए यदि फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये रिलेशन लगाना है, और फोटोन के लिए फ्रीक्वेंसी पूछे तो वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट 1/λ वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, फोटोन के लिए पूछे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। इसको कहीं पर आप मेंशन कर लेना, लिख लेना, और इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज मत होना। दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है। खैर, इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो और कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा सेकंड सेल ऑफ हाइड्रोजन और डिवाइड बाई क्या जाएगा, हीलियम प्लस का फर्स्ट सेल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, z², है ना। तो यहां पर ऊपर क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी यहां पर ऊपर लिख देंगे अपन, और हीलियम प्लस की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपन नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो z क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का z हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और हीलियम का z हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z²/n³। अब हाइड्रोजन का जो n आएगा वो नीचे आएगा। हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू कितना है, सेकंड सेल, तो ये आएगा आपका 2 का क्यूब, और हीलियम प्लस के लिए जो n है वो आएगा ऊपर, क्योंकि हीलियम प्लस की फ्रीक्वेंसी नीचे है तो n आएगा ऊपर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी n के, ठीक है। तो यहां पर आपको n जो है वो लेना है 1, और 1 का पावर यहां पे क्या जाएगा आपका क्यूब, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 1/2⁵। तो 1/2⁵ को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1/32। इसलिए इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को एक बार वापस जरूर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द थर्ड सेपरेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन। थर्ड सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूं। आयनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है। दोनों में इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पर पहुंचा दिया जाता है, दोनों कंडीशन में। लेकिन यहां पर तो अपन पहुंचाते हैं ग्राउंड स्टेट से। फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को यदि इनफाइनाइट पर पहुंचा दिया जाए तो इसको तो क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन को पहले अपन एक्साइट करें और एक्साइट करने के बाद यदि इनफाइनाइट पर पहुंचाए तो इसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। तो देखो इसने वर्ड भी बोला है थर्ड सेपरेशन। थर्ड सेपरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को 3 टाइम आपको पहले एक्साइट करना पड़ेगा, उसके बाद इनफाइनाइट पर पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, वो आएगा इनफाइनाइट की एनर्जी माइनस आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड टाइम सेपरेशन, मतलब थर्ड टाइम एक्साइट किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 बार एक्साइट होने के बाद कहां पहुंच जाएगा, फोर्थ सेल में। भाई जैसे ये ग्राउंड सेल है, ग्राउंड सेल से इलेक्ट्रॉन को 3 बार एक्साइट करो, 1 2 और ये हो जाएगा 3 बार एक्साइट, तो ये हो जाएगा सेकंड सेल, ये हो जाएगा थर्ड सेल। तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, फोर्थ सेल में, ठीक है। तो यहां पर सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, इनफाइनाइट की एनर्जी माइनस फोर्थ सेल की एनर्जी। तो यहां पर सेपरेशन एनर्जी, इनफाइनाइट की एनर्जी क्या लेंगे 0, फोर्थ सेल की एनर्जी आएगा माइनस 13.6 इंटू क्या आएगा z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे माइनस माइनस आएगा प्लस 13.6 और ये आएगा आपका 1/16। तो 1/16 से 13.6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं आप आयनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी को समझे होंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना। दोनों में पहुंचाए इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पर जाता है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में तो ग्राउंड स्टेट से ही पहुंचा दिया जाता है, और यदि एक्साइट करके फिर इनफाइनाइट पे पहुंचाते हैं इसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। ये थोड़ा माइनर सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बच्चों को बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया जाता है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको गिवन है ना। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यदि हीलियम को एक बार आयोनाइज करेंगे तो हीलियम क्या बना देगा आपका, हीलियम प्लस। तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दे रखा है 2370 और अब आपको पूछा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, अब बच्चा इतना कंफ्यूज होता है एग्जाम में, नीट में, कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको गिवन है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आपको पूछा है। अब बच्चे के दिमाग में उस टाइम आ ही नहीं पाता है कि इलेक्ट्रॉन की एक बार आयनाइजेशन होने के बाद ये आपका हीलियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो चुका है, और 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के केस में आपको यहां पर बोर मॉडल लगाना है, ठीक है। लेकिन बच्चे जो है वो इस टाइम पेपर में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर कर दिया, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन नहीं बल्कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर आप कहीं नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो अब अपन इसको समझते हैं।
तो देखना सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आपको आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है ना। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इनफाइनाइट सेल की एनर्जी माइनस हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन का मतलब वो फर्स्ट सेल में ना, फर्स्ट सेल की एनर्जी। तो इनफाइनाइट की एनर्जी हो जाएगा 0 माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे किलो जूल में रखना है तो किलो जूल में फॉर्मूला हो जाएगा, या तो आप रख लो 1308, और या फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था 13 किलो जूल, मतलब आप यहाँ पर 13 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो 1308 की जगह, ठीक है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो 1308 इंटू क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, जेड क्या हो जाएगा हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा एन की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1308 और ये आ जाएगा इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 2 और ये हो जाएगा 5232, ऑलमोस्ट सेकंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का पीरियोडिक टेबल से कोई लेना देना नहीं है, ये बोर मॉडल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आपको वापस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन है विच इज करेक्ट ग्राफ, करेक्ट ग्राफ आपको बताना है, ठीक है। और यहां पर आपको दिया एनर्जी और ये दिया जेड स्क्वायर। एनर्जी मतलब कुछ भी नहीं बोलता है, तो आपको मानना है टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस ई नोट इंटू क्या आएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ई नोट तो कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस जेड स्क्वायर, और या फिर क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी का रिलेशन यदि मैं एन स्क्वायर के साथ लिखूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल एनर्जी और जेड स्क्वायर का जब रिलेशन देखोगे तो यहां आपको नेगेटिव जो है इस प्रकार का आपको ग्राफ मिलेगा, ए वाला, बिल्कुल सही ग्राफ है ए वाला। वैसे आप देखोगे 1 अपॉन एन स्क्वायर जो है, यदि इस पूरे को एक्स एक्सिस पे लिया जाए, टोटल एनर्जी को वाई एक्सिस पे लिया जाए तो माइनस स्लोप में इस प्रकार से आपका ग्राफ मिलेगा, और बी वाला ग्राफ भी बिल्कुल सही है। सी वाले ग्राफ की यदि अपन बात करें तो आर का फॉर्मूला होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहां पर एन स्क्वायर और रेडियस का भी कुछ ऐसा ही रिलेशन आता है, आर और एन स्क्वायर। तो ये वाला थर्ड ग्राफ भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। अगली कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज प्रोड्यूस टू हाफ, मतलब यदि चार्ज की वैल्यू, वैसे चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इस प्रकार से चार्ज की वैल्यू होती है। तो आप देखेंगे कि रीडबर्ग कांस्टेंट का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइड बाई सी एच क्यूब। तो रीडबर्ग कांस्टेंट जो है वो चार्ज पर इस तरीके से रिलेट करता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज की पावर 4। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि यदि चार्ज की वैल्यू को हाफ कर दिया जाए तो रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। रीडबर्ग कांस्टेंट की जो नई वैल्यू आएगी वो एग्जिस्टिंग वैल्यू की कितने टाइम्स आएगी, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 1/16 टाइम, है ना। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये रीडबर्ग कांस्टेंट का एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखना। रीडबर्ग कांस्टेंट का ये चार्ज के ऊपर जो रिलेशनशिप है इसको आपको ध्यान रखना है कि रीडबर्ग कांस्टेंट कुछ इस तरीके से रिलेट करता है चार्ज पर, और कुछ इस तरीके से रिलेट करता है मास पर। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए मास को हाफ कर दिया जाए तो रीडबर्ग कांस्टेंट का मास पर रिलेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, मतलब जैसे अपन टोटल एनर्जी की वैल्यू लिखते हैं ना कि माइनस ई नोट इंटू क्या होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इनफाइनाइट पर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है जीरो, जो कि क्या होती है मैक्सिमम। जैसे कोई भी आइटम है ना, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पर एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम। तो मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम एनर्जी जीरो है तो बाकी वाले सेल की एनर्जी क्या आएगी जीरो से कम। जीरो से कम मतलब ये एनर्जी क्या आएगी, सब नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव मतलब ये होती है हाइड्रोजन के लिए यदि बात करूँ तो आती है -13.6, ये बात कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन के लिए, ये होती है -3.4, फिर आती है -1.51। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो सारी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, मतलब जीरो से कम आएगी। तो क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि इस नेगेटिव का क्या मतलब है, ये नेगेटिव वैल्यू क्या एक्सप्लेन करना चाहती है। तो ध्यान रखना, the energy of an electron in the atom is lower than energy of a free electron at rest। रेस्ट का मतलब ये बात कर रहा है क्वेश्चन में इनफाइनाइट की। तो रेस्ट पर का मतलब ये होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे जो एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम, और वो कितनी होती है जीरो। तो उसके रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो उसके सेल में क्या होती है लोअर, कम होती है। सही बात है ना, मैक्सिमम एनर्जी क्या है जीरो, तो बाकी वाले सेल की एनर्जी क्या आएगी जीरो से कम आएगी, मैक्सिमम से कम आएगी। विच इज टेकन एज जीरो, मतलब तो रेस्ट पर एनर्जी को जीरो लिया जाता है तो उसके रेस्पेक्ट में एनर्जी बाकी सेल्स में क्या आती है कम। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए आएगा क्योंकि यहां पर एनर्जी को रिलेट करना है इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में, और ये क्वेश्चन आपको सीधा याद रखना है कि टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में नेगेटिव वैल्यू क्या रिलेट करती है। तो इस प्रकार से हमने बोर मॉडल के कुछ क्वेश्चंस देखे, हमने सीखे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर वापस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप वापस करना। यदि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो एक बार वीडियो को वापस जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कीप सपोर्ट।